दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फ्रेंड। मेरी इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था सीरीज चल रही है और यहाँ पर अभी हम जो चैप्टर नंबर 2 की तरफ जो है अगर हम बढ़ रहे हैं और इसमें हम अगर बात करूँ तो अगर मैं बोलूँ तो अभी तक हमने 2 लेक्चर्स को देखा। 2 लेक्चर्स में हम थोड़ा सा क्विक रिकैप करेंगे। जो भी हमारे नई फैमिली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं, उनसे मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ पहला लेक्चर से देखिए, आपको चीज़ें समझ आएंगी, अच्छे से क्लैरिफाई होंगी कि मैंने उसमें क्या बोला है, किस तरह से बोला। अदरवाइज लेक्चर कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसी के तौर पे अगर हम बात करें, हमारा आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का लेक्चर चल रहा है और आज लेक्चर नंबर इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 3 को आज हम जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है, इसके डायमेंशंस का क्या है, इसकी अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स का क्या है, और एक आर्थिक समृद्धि के कंसेप्ट को हमने बहुत ज़्यादा तोड़ के देखा कि इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, इसका एक संकुचित चीज़ों में क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें, अगर मैं इसको पीपीटी को बढ़ाऊं तो आपको ये दिखेगा कि पहले हमने इस फिगर्स के थ्रू समझा कि भाई एक्चुअल में विकास का मतलब क्या है, यानी कि अगर हम बात करें विकास क्या चाहता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की स्टार्टिंग की चीज़ों को देखा। हमें ये पता चला कि जो ये अवधारणा थी ये 1970 के बाद, मतलब कि 1970 तक लगभग सेम थी। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में कोई मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता था। लेकिन 1970 के बाद इकोनॉमिक्स ने बोला नहीं भाई, आर्थिक समृद्धि अलग चीज़, आर्थिक विकास अलग चीज़ है। फिर उसके बाद हमने आर्थिक समृद्धि के डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर देखा, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर हम चीज़ों को समझा विद एग्जाम्पल्स के साथ। फिर उसके बाद हमने आर्थिक वृद्धि के कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे। इस एग्जाम्पल्स में मैंने आपको सड़क का बताया, आपको खदान का बताया, फिर अब मैंने आपको अगर बात करें मूल्य को बताया, फिर साथ में अगर बात करें मुनाफे का बताया। ये सारी चीज़ें हमने मात्रात्मक प्रगति की तरफ हमने देखी थी। फिर इसके बाद दोस्तों आर्थिक समृद्धि को 2 रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, कुल उत्पादन में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये भी सारी चीज़ें बताई। फिर मैंने आपको आर्थिक समृद्धि दर के बारे में जो बेसिकली बताया कि आर्थिक समृद्धि दर क्या होती है, कैसे होती है, किस तरह से क्या नापते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लैरिफाई करी। फिर इसके बाद मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाया, एक डायरेक्ट एग्जांपल दिखाया कि आर्थिक समृद्धि दर जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो किस किस तरह से मतलब चीज़ें जो है हो सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई। फिर आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताएं कि आखिर आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आर्थिक क्रिया होती हैं, जिसमें आर्थिक कारक होते हैं, और दूसरा एक अनार्थिक कारक होते हैं। तो आर्थिक कारक में ही आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि आर्थिक कारक में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि आर्थिक क्रिया में मैंने आपको समझाया कि अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको ये समझाया कि किसी देश में प्राकृतिक संसाधन अगर ज़्यादा होते हैं, अगर मतलब आर्थिक वृद्धि होने के लिए प्राकृतिक संसाधन का होना जरूरी होता है तो जरूरी नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन आपको अच्छे से यहाँ पे जो है किया था। फिर इसके बाद मैंने आपको पूंजी निर्माण के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस लेके गया। फिर मैंने आपको तकनीकी उन्नति के बारे में काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको यहाँ डिटेल में बताया। अब जो चौथा करेंगे, अगर हम बात करें तो हम चौथा करेंगे अब उद्यमशीलता के बारे में। मैंने आपको यहाँ पे जो है एक्सप्लेन जो आपको कर दिया था कि डिटेल में क्या क्या होता है। अब जो चलेंगे मानव संसाधन विकास की तरफ बढ़ेंगे। देखो दोस्तों फटाफट करेंगे और आज जो है बेसिकली इस चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से डेप्थ के अंदर जो चीज़ों को लेके चलेंगे। देखो मानव संसाधन जो विकास होता है देखो मानव संसाधन में ये आप ऐसे समझें कि कोई देश में जितना भी, अब देखो हमारा देश आखिर क्यों, हमारे जो मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो आखिर मोदी जी आखिर क्यों आज के समय स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया आखिर क्यों इतना कह रहे हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि जितना एक देश जितना ज़्यादा स्किल्ड वर्कर होगा उसकी वैल्यू अधिक हो जाएगी। जो जितना ज़्यादा स्किल्ड वर्कर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो यार आपकी गली में मान लो कोई प्लम्बर आता है, हालांकि वो स्किल्ड नहीं होता, उसके पास नॉर्मल जस्ट पुश्तैनी चीज़ें होती हैं, जैसे सीखा वैसे सीखता चला आएगा। लेकिन अगर वही बंदा ITI पास हो जाए, ग्रेजुएट हो जाए अपनी फील्ड के अंदर, तो वो उसकी जो सैलरी होगी काफ़ी ज़्यादा होगी। यानी कि आपने देखा कि जस्ट उसने एजुकेशन क्वालिफिकेशन ली, चीज़ें पास करी और उसको जो है अच्छे से जो है बढ़िया से सैलरी उसको मिल जाती है। और हालांकि दिल्ली के अंदर दोस्तों फैक्ट है, प्लम्बर मिलना मतलब ये समझ लो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ये फैक्ट है। तो देखो आर्थिक समृद्धि के स्तर में निर्धारण के अच्छी गुणवत्ता वाली जनसंख्या का होना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि आर्थिक समृद्धि के लिए अच्छी, देखो एक वर्ड यहाँ पे निकल रहा होगा कि अच्छी गुणवत्ता वाली, ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वाली जनसंख्या का होना भी बहुत बड़ा निर्धारण। जैसे कि आप देखें एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जैसे बांग्लादेश का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। बांग्लादेश नीचे है, त्रिपुरा के पास है, असम के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ की जो बॉर्डर की सीमाएं जो लगती हैं, आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में भी जो है पॉपुलेशन रेट बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर जितना बड़ा हमारा तमिलनाडु है उतना बड़ा बांग्लादेश है ओवरऑल,
जितना बड़ा हमारा तमिलनाडु स्टेट है उतना बड़ा बांग्लादेश है। लेकिन उस तमिलनाडु, तुम ये सोचो कि तमिलनाडु स्टेट में मान लो 24 करोड़ लोग, या सॉरी 22 करोड़ लोगों को आप कर दो, तो सोचो क्या हालत होगी। तो इसी के कंडीशन में अब ऐसे समझो कि अच्छी गुणवत्ता, क्योंकि बांग्लादेश की पॉपुलेशन बढ़ तो रही है लेकिन वहां पे गुणवत्ता की कमी हमें देखने को मिल रही है। अगर आप फॉर एग्जांपल गल्फ कंट्री में चले जाएं, आपको ये दिखेगा कि मैक्सिमम जो स्वीपर्स, देखो मैं किसी के प्रति नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट मैं एक बात बता रहा हूँ जो मेरा पर्टिकुलर गल्फ का भी एक्सपीरियंस रहा है। तो मेरा ये रहा है कि वहाँ पे मैंने ये देखा, मेरे मतलब कि मैं जिस बैंक में था वहाँ पे जो बेसिकली जो स्वीपर्स थे वो बांग्लादेश थे, और भी जो मैक्सिमम छोटे मोटे जो काम कर रहे थे वो बांग्लादेशी थे। ठीक है, तो जिसके कारण क्यों क्या रीजन है, आखिर वो बंदे, जबकि इंडियन जो होते थे, हम जैसे इंडियंस थे वो टॉप मोस्ट पोस्ट पे होते थे। क्यों? क्योंकि एजुकेशन क्वालिटी का फर्क था। वहां के लोग, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, अपॉर्चुनिटी कम है, नौकरियां है नहीं, तो बेचारे क्या करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे, स्किल्स है नहीं, तो छोटी मोटी। अगर वही बांग्लादेशी अगर पढ़े लिखे होते तो मे बी वो भी कोई अच्छी पोस्ट पे अपनी जिंदगी सर्वाइव कर रहे होते। मैंने जब उनसे बात करी तो मुझे ये पता चला कि जितना हम लोग इंडिया में एक स्वीपर कमाते हैं उतना वो लोग वहीं कमा रहे थे, तो इससे ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ा। हालांकि उनका टका ज़्यादा बड़ा है, मतलब इंडिया से है तो वैल्यू में कम, लेकिन को ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं तो उससे आर्थिक जो क्रिया हो जाते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि कल को आपको अगर एथिक्स में अगर कुछ डालना हो तो मेरे एग्जांपल से आप चीज़ों को कोट करके आप निकाल सकते हैं। तो उसमें ये पता चला कि अच्छी गुणवत्ता होना भी जनसंख्या का बहुत बड़ा हमें जो है महत्वपूर्ण हमें चीज़ें होती हैं। तो यानी कि इसलिए मानव पूंजी, आज के समय सबसे बड़ी पूंजी मानव पूंजी। जितना हम लोग मानव के अंदर जितना ज़्यादा विकास करेंगे, जितना ज़्यादा उसको स्किल डेवलप करेंगे, जितनी ज़्यादा हाई फाई शिक्षा देंगे, उतना ज़्यादा हमारा देश उतना ज़्यादा तरक्की करेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे जापान है, जापान में संसाधन नहीं है, अगर आप देखो तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आज वो एक्सपोर्ट में नंबर 1 रहता है, इतना डेवलप है। आज भी लोग जापान जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? डेवलप कंट्री है वो। एशिया की पहली ऐसी कंट्री है जो डेवलप है। आपको पता है नहीं पता, एशिया की वो पहली ऐसी कंट्री है जो बिल्कुल डेवलप है 100%। तो इसके कारण क्यों? क्योंकि वहां के लोग मानव पूंजी की तरफ, यानी टेक्नोलॉजी की तरफ, अगर हम बात करें अपने विकास की तरफ, मानव विकास की तरफ, वो सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि ये पता चला कि जहां पर शोषित, चिकित्सा संबंधी और ऐसी अन्य सामाजिक योजना के रूप में जब निवेश बहुत अधिक वांछनीय हो जाता है, यानी कि जब हम मानव विकास में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अगर कोई सरकार, यानी कि अगर हम सरकार की बात करें किसी भी सरकार की, तो उसमें अगर वो अपने मानव विकास में ज्यादा इन्वेस्ट करती है, यानी कि चीजों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जब ज्यादा चीजें इन्वेस्ट करती है। आई हैव सम सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ द माय दिल्ली, माय केजरीवाल सरकार। मैं ऑनेस्टली बात करूं, मैं फुल से सपोर्ट करता हूं। क्यों? उसकी ऐसी पॉलिसी, इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट्स, हेल्थ टोटल फ्री है। इवन मैंने खुद दीनदयाल हॉस्पिटल में, हमारे हरिनगर में मैंने कराया था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने कराया था। आप मानेंगे? अगर यही सिचुएशन अगर मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी में होती तो हो सकता है मुझे 10,000 से 20,000 रुपये देने पड़ जाते, लेकिन सारी चीजें वहां फ्री है। दवा, इवन यस, मेडिसिन भी फ्री है। तो उस कंडीशन में क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार को यह लगता है कि अगर हम एजुकेशन और हेल्थ पे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डालेंगे तो यहां के लोगों का विकास होगा। क्यों होगा? जो पैसा एजुकेशन, जो पैसा शिक्षा में जाता था, अब उसका पैसा सेव हो गया उस बंदे का। उसी के जैसे जो पैसा हेल्थ में लगता था वो पैसा सेव हो गया, तो उससे जो पैसा सेव हो तो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास तो करेगा। तो और दूसरा, जब शिक्षा फ्री है तो हर एक आदमी चाहेगा कि अपनी बच्चों को जो स्कूल में भेजे। वो बोलता है चलो ठीक है यार, इवन सरकारी स्कूल में कोई लड़की अगर पढ़ती है तो उसको पैसे भी मिलते हैं कुछ, मैं तो यहां तक भी सुना है। तो जिसके कारण हर आदमी चाहेगा कि चलो एजुकेशन, जब एजुकेशन होगी तो बंदा तरक्की करेगा, तो कहीं ना कहीं मानव संसाधन विकास होगा। आप समझे मेरी बात को? तो कैसे चीजें इकोनॉमी में एक से एक मतलब चीजें जो है बेसिकली अगर बात करें तो कनेक्ट हो रही हैं। तो यानी कि मानव संसाधन विकास लोगों के ज्ञान, कौशल तथा उनकी उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता में वृद्धि लाता है। यानी कि जब कोई सरकार, यानी कोई स्टेट जब चीजों में इन्वेस्ट करती है तो कहीं ना कहीं उनके ज्ञान, उनके कौशल, उनकी उत्पादकता में चीजें, भाई कैसे ज्ञान, कौशल, उत्पादकता कैसे, मैंने ध्यान से देखो तो मैंने आपको बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया था। हालांकि वो स्वीपर है, लेकिन वो चाहता अगर उसकी सरकार उसको सपोर्ट करती, एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी को फ्री होती, अगर मतलब या फिर निम्न स्तर पर होती, मतलब कि एक ना मात्र पैसे से मतलब कि काम हो जाता, तो उसमें वो लड़का भी एजुकेशन ले पाता, तालीम ले पाता, और वो कहीं ना कहीं एक अच्छी रिप्यूटेड कंपनी में काम कर रहा होता। तो ये भी एक रीजन हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। देखो दोस्तों, मैं चाहूँ तो इन लेक्चर्स को 1 मिनट में खा सकता हूँ, पहली लाइन पढ़ा दी हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ चीज है दिमाग की। आपके दिमाग को खोलना है कि कोई भी टॉपिक आ जाए,
किसी तरह से भी टॉपिक आ जाए, आपका टॉपिक जो है बिल्कुल मिस ना हो। मेरी बात को समझे, मैं यहाँ समझाने के लिए बैठा हूँ। बुक में तो सब है यार, कोई भी बुक पढ़ लो, फिर मेरे लेक्चर क्यों देख रहे हो? सिंपल सी बात है, आखिर कहीं ना कहीं समझने के लिए तो बैठे हो। तो यही एक रीज़न है मैं यहाँ पे एक एक लेक्चर को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डिफरेंट डायमेंशन में समझा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग के अंदर घुसता रहे और चीज़ें सोचने को मजबूर हो जाए। समझे मेरी बात को? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि, इन्होंने बोला कि आर्थिक कार्य में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जनसंख्या वृद्धि भी हमें एक बहुत बड़ा इशू में देखने को मिलता है। यानी कि श्रम की पूर्ति जनसंख्या वृद्धि से होती है, इससे वस्तुओं सेवाओं में के विस्तृत बाजार उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार अधिक श्रम अधिक उत्पादन करता है, जिससे विस्तृत बाजार आत्मसात करता है। इस प्रक्रिया में उत्पादन, आय तथा रोजगार मतलब बढ़ते जाते हैं और आर्थिक समृद्धि में सुधार होता है। किंतु जनसंख्या में वृद्धि सामान्य होनी चाहिए। एक वर्ड यहाँ पे इस चीज को समझना। देखो, हालांकि आर्थिक समृद्धि में जनसंख्या वृद्धि भी एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट हमें जो देखने को मिलता है, लेकिन अगर वो जनसंख्या नॉर्मल हिसाब से बढ़ रही है तो ठीक है। अगर जनसंख्या कहीं विस्फोट हो रहा है तो चीजें गलत है। यानी कि आर्थिक समृद्धि अगर किसी देश में लानी है तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक प्रैक्टिस, जैसे कि मान लो हमारे देश में, आपको पता है ना, हमारे देश में उतने बच्चे पैदा करते हैं जितना ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं। आपको पता नहीं पता? हंसे हुए। हमारा देश उतने बच्चे पैदा करता है जितना एक ऑस्ट्रेलिया देश का निर्माण हो जाता है हर साल। हंसोगे? ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन चेक करके आना पहले। खैर, तो यानी कि ये हुआ कि जब हमारी जो पॉपुलेशन ये है कि हम हर साल करीब मान के चलो हम अभी लेटेस्ट डेटा तो है कि 1.9 अब बच्चे पैदा हो रहे हैं देखा जाए तो, वैसे 2.1 था। तो यानी कि ये हुआ कि जो 135 करोड़ हैं उसका 1.9 निकालोगे तो कुछ 2.5 से 3 करोड़ पे, मतलब 2.5 से 3 करोड़ के आसपास हमारे बच्चे हमारे देश के अंदर कुल मिला के मतलब पैदा होता है। अप्रॉक्स मोटा डेटा है। तो इसमें अगर हम बात करें, ये तो अगर नॉर्मल डेटा, अगर यही हमारे देश में मान लो 10% के हिसाब से बच्चे पैदा होने लग जाएं, 25% के हिसाब से बच्चे पैदा होने, तो इससे क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। तो जब जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा तो पीपल ज्यादा हो जाएंगे, काम कम होगा, तो जिसमें हमारा मांग और सप्लाई, जो हमारी मांग और पूर्ति की जो चीज है वो हमारी कहीं ना कहीं जो टकराएगी तो इसमें फिर जो होगी, अगर बात करें हमारे देश के अंदर बेरोजगारी, भुखमरी का हमारा जो है मतलब कि बात करें तो चीजें जो है यहाँ पे होने लग जाएंगी। तो इसमें यह हुआ कि जनसंख्या वृद्धि भी एक सिस्टमेटिक सामान्य यहाँ पे होनी चाहिए। अगर विस्फोट होता है तो चीजें खराब हो जाएंगी। अगर जनसंख्या में विस्फोट होता है, जिस तरह से जनसंख्या अगर 1% 2% बढ़ रही है तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं 10% से ऊपर बढ़ गई, मान लो 5% से ऊपर जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा एक इशू हमें देखने को मिल रहा है। आपको पता है ना, नाइजीरिया की एक ऐसी पॉपुलेशन है जो सामान्य से ज्यादा बढ़ रही है। आपको एक फैक्ट भी बता देता हूं दोस्तों कि नाइजीरिया की एक ऐसी पॉपुलेशन है जो सामान्य से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है वहां, अगर आप आंकड़े देखोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दौड़ती हुई जनसंख्या आर्थिक उन्नति में रुकावट ला सकती है। क्यों? क्योंकि आर्थिक संसाधन सीमित है हमारे देश में। बेसिक लेक्चर याद करो, आर्थिक संसाधन बेसिक लेक्चर में बताया क्या होते हैं, कैसे होते हैं। हमारे आर्थिक संसाधन सीमित है, हमारे पास इतने हैं, लेकिन हमारी जनसंख्या इतनी है, तो क्या होगा? दबाव बनेगा, कम चीजों को ज्यादा लोग चेस करेंगे, प्राइस हाइक होगा, इन्फ्लेशन आएगा, ये सारी चीजें चलेंगी। तो जिसके कारण हमारा कहीं ना कहीं आर्थिक उन्नति में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। क्यों? कुछ ही तबके को ही उन्नति मिल पाएगी जो पैसे वाले होंगे, बाकी सारे लोग गरीब रहेंगे। फिर वही हमारा अभी जो है, अगर हम बात करें तो हमारा भी जो देश है वो बांग्लादेश जैसा जो हमारा जो हाल हो जाएगा। तो जनसंख्या में वृद्धि केवल एक अल्प जनसंख्या वाले देश में वांछनीय होती है। जनसंख्या में वृद्धि केवल एक अल्प जनसंख्या देश में वांछनीय होती है, किंतु भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश में ये वांछनीय नहीं है। इस चीज को समझो। आपको पता है कुछ ऐसी भी कंट्रियां हैं जो वो प्रमोट करते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, ठीक है, क्योंकि वहां की जनसंख्या सच में वाकई कम है। ठीक है, वहां पे चीजें ठीक है, लेकिन भारत जैसे देश है जो हालांकि चाइना को ऑफिशियली तो नहीं क्रॉस किया, बट मुझे लगता है कि क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे देश में इतनी सारी जनसंख्या हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं हमारे पर दबाव हमें जो है देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है दोस्तों सामाजिक लागतें। आर्थिक समृद्धि का एक अन्य निर्धारक सामाजिक लागतों का प्रावधान भी है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थाएं, चिकित्सा, महाविद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब जो होते हैं सामाजिक लागतें के तौर पर देखी जाती हैं। ऐसी सुविधाएं कार्यशील जनसंख्या को स्वस्थ, कुशल तथा उत्तरदायी बनाती हैं। ऐसे लोग अपने देश को आर्थिक रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। सामाजिक लागतों में आप चीज़ों को, इसमें कुछ खास नहीं है, ऑटोमेटिक मैं चीज़ों को समझा चुका हूं, क्योंकि सामाजिक लागतों का जो बेसिकली यहाँ पर प्रावधान हमें जो देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, गैर आर्थिक लागतें।
गैर आर्थिक जो बेसिकली अगर बात करें तो गैर आर्थिक जो कारक होते हैं हमारे, वो क्या क्या हो सकते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, राजनीतिक कारक, अब देखो आर्थिक समृद्धि अगर लानी है किसी देश में तो वो वहां की सरकार जो है बेसिकली स्टेबल होनी चाहिए। अगर वहां की सरकार स्टेबल नहीं है, पॉलिसी मेकिंग कोलैप्स हो रहे हैं, तो चीजें दिखने वाली होंगी। तो जितना की अगर हम बात करें, जितनी चीजें मतलब कि स्टेबिलिटी हमें जो है देखने को मिलेगी, उतना ही हमारे लिए जो है अगर बात करें तो फायदा हमें देखने को मिलेगा। तो राजनीतिक कारक के अंदर ये हुआ कि अगर एक सरकार, यानी कि इसमें देखो जितना की राजनीतिक स्थिरता अगर हम बात करें, तो जितनी मजबूत प्रशासन इकाई होगी उतना ज्यादा हमें आर्थिक समृद्धि की तरफ जो है देखने को हमें मिलेगा। एक स्थिर, शक्तिशाली तथा कुशल सरकार, ईमानदार प्रशासन, पारदर्शी नीतियां, उनको कुशलतापूर्वक लागू करने से निवेशकों के मतलब कि विश्वास में विकास होता है और इससे घरेलू तथा विदेशी पूंजी आकर्षित होती है और इससे आर्थिक विकास तीव्र गति से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ कारक है, राजनीतिक कारक, जिसमें हमें ये देखने को मिला कि एक इच्छा शक्ति का होना मजबूत है, ईमानदार प्रशासन हो, स्टेबिलिटी गवर्नमेंट हो। ये नहीं कि हर 6 महीने बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तो 6,000 इलेक्शन होता है फिर तो जीडीपी का हमें नुकसान हो जाता है। इलेक्शन जब होते हैं तो होता ही है ना, कहीं ना कहीं पैसे वेस्ट ही हो रहा है। इलेक्शन कराना का मतलब तो यही हुआ, पैसा वेस्ट हो रहा है एक तरह से इनडायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जब मजबूत सरकार होती है और जब ये सारी चीजें चलती हैं तो हमें फिर काफी ज्यादा अगर हम बात करें तो इससे आर्थिक समृद्धि में काफी ज्यादा जो हमें जो फायदा हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक भी जो है कहीं ना कहीं आर्थिक समृद्धि की तरफ जो हमें लेके आते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं कि सामाजिक कारकों में सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक संस्थाएं सम्मिलित हैं, जो शिक्षा के विस्तार और एक समाज से दूसरे समाज में रूपांतर में से जो है बेसिकली अगर बात करें तो परिवर्तित होते हैं। आधुनिक विचारधारा, मूल्य तथा दृष्टिकोण से नई खोज तथा नवोत्पाद लाते हैं। परिणामस्वरूप नई उद्यमियों में वृद्धि होती है। पुराने सामाजिक रीति रिवाज व्यावसायिक तथा भौगोलिक गतिशील को सीमित करते हैं और इस प्रकार आर्थिक विकास में बाधा लाते हैं। देखो इसका मतलब यहाँ पे ये है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक, यानी कि देखो हमारा देश एक गतिशील प्रधान देश है, यानी कहीं ना कहीं हम जो है गतिशील की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। जिस देश के अंदर जितनी ज्यादा नवोवेशी होगा, इनोवेशन होगा, उतना ज्यादा ही उस चीज की तरफ जो प्रगति होगी। मानते इस चीज को? नहीं मानते। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमें ये पता चलता है कि हम जितना नवोवेशी लाते हैं, मतलब चीजों को हम जितना ज्यादा नई नई खोजें करते हैं, चीजों को जितना ज्यादा हम नई नई टेक्नोलॉजी या फिर नई नई खोजों की तरफ बढ़ते हैं, उतना ही वो देश जो आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ता है। क्यों? कॉपीराइट करा लेता है। कॉपीराइट कराएगा तो 20 साल का भाई बुलंद मिल गया, 20 साल में तो पता नहीं आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। तो उसी कंडीशन में ये हुआ कि शिक्षा का यहाँ पे जब जितना ज्यादा विस्तार होता है, उतना ही समाज में अगर बात करें, उतना ही जो चीजें जो होती है ज्यादा ही परिवर्तित होती हैं। यानी कि कुल मिला के ये हुआ, हमें सबसे ज्यादा शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहिए। जो हमारी केजरीवाल दिल्ली गवर्नमेंट की सरकार है, वो भी कहीं ना कहीं इसी का यही मोटो है कि वो शिक्षा की तरफ ज्यादा बढ़ती है। क्यों? शिक्षा, अगर कोई भी स्टेट शिक्षा की तरफ ज्यादा अगर प्रगति करता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो आने वाली जो जनरेशन होती है वहां के लोगों की, वो कहीं ना कहीं एडवांस निकलती है। आखिर क्यों बेंगलोर एज ए IT हब हो गया है? आखिर क्या रीजन है कि आखिर टेक्सटाइल जो अगर देखें तो सूरत में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? क्यों? वहां की पॉलिसीज तो है, साथ में वहां के लोग भी, टेक्नोलॉजी जो स्किल बढ़कर हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। तो इसी के जैसे पुराने सामाजिक रीति रिवाज व्यावसायिक और भौगोलिक गतिशीलता को सीमित करते हैं, इस प्रकार अर्थ विकास में बाधा भी आती है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे कुछ रीति रिवाज भी ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक समृद्धि में रोक लगाते हैं। अब मैं इन पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोग समझ गए होंगे रीति रिवाज, क्योंकि किसी की भावना हर्ट हो जाए तो मैं नहीं चाहता। शिक्षा, देखो दोस्तों, शिक्षा सभी लोग समझ गए होंगे कि यह अब भली प्रकार स्वीकार किया गया शिक्षा विकास का एक मुख्य साधन है और साथ में उन देशों में अधिक उन्नति प्राप्त की गई है जहां शिक्षा का अधिक विस्तार है। शिक्षा की मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे श्रम की कुशलता में सुधार होता है और मानसिक संकुचित विचार और नए विचारों तथा ज्ञान में सुधार लाते हैं, जिससे आर्थिक विकास में सहायता होती है। तो ऑफकोर्स शिक्षा से हमारे क्या होता है? दिमाग खुलता है। चीजें जो आदमी, जो अगर हम बात करें, जो आदमी होता है वो बेसिकली काफी बड़ा जो है चीजों को सोच सकता है, तो इससे काफी ज्यादा फायदा होता है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर हम बात करें तो शिक्षा एक ऐसा स्तर है जहां पे सभी को मतलब कि चीजें, मतलब कि जो जितने ज्यादा जो जितना देश जितना ज्यादा शिक्षा की तरफ उन्नति की तरफ करेगा, उतना ज्यादा उसका जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो विकास की तरफ वो आगे बढ़ेगा। और शिक्षा की अगर हम बात करें हमारे देश में, अगर मैं आपको आज के एग्जाम्पल के तौर पर कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो हमारे में अब देखो, अब पता क्या है, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, अब आज के समय में बीटेक की खेती होती है, समझ रहे होंगे कि क्योंकि हर जगह बीटेक वाले हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि हर दूसरा बंदा बीटेक है, तो कहीं ना कहीं खेती हो रही है बीटेक की। क्यों? हमारे देश में शिक्षा तो है लेकिन गुणवत्ता शिक्षा की कमी है। आखिर क्यों आज भी IITs और IIMs में ही
क्यों इनका पैकेज ज़्यादा होता है rather than किसी और, अगर मतलब जो रिप्यूटेड संस्था नहीं है वहाँ पे पैकेज क्यों कम होता है? क्योंकि बीटेक तो करा देते हैं, डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन बात आती है जब टैलेंट की तो वो टैलेंट कम होता है। तो इसलिए सभी लोगों को टैलेंट पे काम करना चाहिए। हालांकि डिग्री एक जगह जाके मैटर नहीं करती है, अगर आप में टैलेंट है तो उसके लिए डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, और अगर आपके पास डिग्री है और अगर टैलेंट नहीं है तो भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कुल मिला के ये हुआ कि हमें जो है शिक्षा के ऊपर विकास करना चाहिए, लेकिन साथ में इसके ऊपर हमें गुणवत्ता शिक्षा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अगर सरकार, भारत सरकार अगर चाहे तो गुणवत्ता शिक्षा की तरफ आगे बढ़े। हालांकि कुछ पॉलिसियां आई हैं जो हम बाद में फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें ये अभी कंक्लूजन ये मिलता है कि शिक्षा की तरफ हमें सबसे ज़्यादा जो हमें विकास की तरफ हमें देखने की हमें आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं शिक्षा का विकास होगा तो कहीं ना कहीं मानव संसाधन का भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है विकास हमें जो है बेसिकली जो है देखने को हमें मिलेगा। तो कुल मिला के ये हुआ कि इससे श्रम की कुशलता में सुधार होता है और मानसिक संकुचित विचार जो नए विचारों ज्ञान में सुधार लाते हैं, जिनसे आर्थिक विकास में जो हमें जो बेसिकली जो है सहायता मिलती है। फिर इसके बाद दोस्तों भौतिक सुधार की इच्छा। देखो, भौतिक उन्नति की इच्छा आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक पहली शर्त है। समाज जो स्वयं संतुष्ट, स्वयं स्वीकार, भाग्य में विश्वास आदि रखते हैं, जोखिम तथा सहायक को सीमित करते हैं, उससे देश को पिछड़ा, मतलब कि अगर बात करें तो पिछड़ा हुआ रखते हैं। यानी कि देखो, भौतिक उन्नति की इच्छा रखना, ध्यान से समझना, आर्थिक समृद्धि में अगर हम बात करें भौतिक उन्नति की, हाँ यार हमें जो है अगर बात करें हमें जो है उन्नति रखनी है, मतलब हमें अगर हम बात करें तो हमें उन्नति करनी है, और साथ में आर्थिक विकास के लिए यह एक आवश्यक पहली शर्त है। जब तक अगर मन में किसी के डिजायर ही नहीं होगी, अगर किसी के मन में अगर बात करें तो डिजायर ही नहीं होगी तो वो कैसे वो करेगा? तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की इच्छा रखना, डिजायर रखना, कि अगर जब तक आप टारगेट सेट नहीं करोगे, जब तक चीज़ों को सेट नहीं करोगे, तब तक कहाँ से होगा आप बताइए। तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो ये इसकी पहली शर्त हमें देखने को मिलती है। जब तक कोई अगर इच्छा शक्ति ना हो, किसी चीज़ की इच्छा शक्ति ना हो, तो कैसे कैसे काम करेगा आप ही बताइए। तो इसमें यही हुआ कि इच्छा शक्ति का होना बहुत बड़ी होता है, यानी कि भौतिक उन्नति, यानी कि चीज़ों की प्रगति की तरफ आगे लेके जाना, ये एक तरह से आर्थिक समृद्धि में भी हमें जो है अगर बात करें अनार्थिक क्रिया में, यानी कि भौतिक इच्छा, मतलब भौतिक सुधार की इच्छा भी जो हमें देखने को मिलती है। और आर्थिक विकास के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से हमें आवश्यक शर्त भी जो हमें देखने को मिलता है। फिर समाज जो स्वयं संतुष्ट, स्वयं स्वीकार, भाग्य में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों से फिर अगर बात करें तो आर्थिक, अगर हम बात करें तो आर्थिक समृद्धि हमें जो पाने में थोड़ा सा जोखिम हमें जो फील होता है। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह की चीजें होंगी, अगर आर्थिक विकास में अगर मान लो कि बोलते ठीक है जो दे रहा है ठीक है, भगवान दे रहा है, अल्लाह दे रहा है, वाहिगुरु दे रहा है, अगर इस पे ठीक है देख लेंगे, किस्मत पे छोड़ दो, किस्मत के भरोसे छोड़ दो, तो ऐसे जो होगी आर्थिक समृद्धि की अगर हम बात करें तो चीजें नहीं आएंगी। तो ये सब चीजें हमें कुल मिला के अगर हम बात करें तो इन्हीं चीजों को कुल मिला के अगर हम देखें तो इन चीजों पे ही हमें निष्कर्ष हमारा यही निकलता है। ठीक है। फिर आर्थिक समृद्धि के जो मापक भी होते हैं दोस्तों, देखो हमें ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं मात्रात्मक हमें जो है मापक देखने को मिलते हैं, तो हम उसमें ये भी पता चला कि कहीं ना कहीं जो भी हम आर्थिक समृद्धि को मापक देखते हैं वो कहीं ना कहीं सकल घरेलू उत्पाद से नापते हैं, दूसरा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से नापते हैं, निवल घरेलू उत्पाद से नापते हैं, और कहीं ना कहीं प्रति व्यक्ति ये उत्पाद है दोस्तों। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय से नापते हैं। तो कुल मिला के हम देखें तो हमें 4 तरह के मापक अगर हम देखें आर्थिक समृद्धि के मापक में, हमें कहीं ना कहीं जीडीपी, जिसमें हमारा जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, हमारा एनडीपी हो गया, हमारा पीसीआई यानी प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम के तौर पे अगर हम बात करें तो चीज़ों को बेसिकली जो है हम नापते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा कि 4 तरह से जो हम चीज़ों को मापक के तौर पे देखा गया है, जिसमें घरेलू जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, पीसीआई। आप ऐसे याद रखो कि 4 तरह के मापक हैं जिसमें हम जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और पीसीआई की तरह जो हम बेसिकली अगर बात करें तो हम नापते हैं। फिर इसमें आता है आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में यूएन का दृष्टिकोण क्या है, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आई थिंक लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो बस यही बोलूँगा कि दोस्तों कि आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखो मैंने एक बात बोली, एक चीज़ एक समझाने की कोशिश करूँगा कि देखो जब आप पढ़ते हो ना तो कम से कम अच्छे से पढ़ो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ो। आप मॉर्निंग में 5 घंटे शिफ्ट लगाओ। एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है। ठीक है, चलो इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू।